हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 1। ये है द सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ओके, और इस चैप्टर का ये सेकंड वीडियो लेसन है। और इसके पहले का जो फर्स्ट वीडियो लेसन है उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिर आप आई बटन को क्लिक कीजिए, वहाँ से भी आप वीडियो लिंक पे पहुँच सकते हैं। और इस वीडियो लेसन में हम लोग बात करेंगे एक्टिविटी 2 के बारे में। तो आइए हम एक्टिविटी 2 की बात करते हैं। ये हमारे पास है। इस एक्टिविटी में हम लोग ये जानेंगे कि सेल्स को हम कैसे देखेंगे। तो सेल्स चाहे वो एनिमल सेल्स हो या तो फिर वो प्लांट सेल्स हो, हम उसको कैसे देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के हेल्प से, ये हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 लिया गया है। और पॉइंट नंबर 1 में जो हम लोग को बताया गया है एनिमल सेल्स को हम कैसे देख पाएंगे। और दूसरा जो पॉइंट नंबर 2 है, इसमें हम लोग को बताया गया है कि हम प्लांट सेल को कैसे देख पाएंगे। ओके, और एक और पॉइंट यहाँ पर है, इसमें बताया गया है कि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके सेल्स को हम कैसे देख सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग यहाँ पे पहले अभी फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो ये हमारे पास है, टू ऑब्जर्व एनिमल सेल्स मेक अ टेम्पोररी माउंट ऑफ चिक सेल्स। तो एनिमल सेल को हम देखने के लिए ना यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग अपने चिक का जो सेल है उसको हम लोग ले लेंगे। तो इसको हम कैसे लेंगे ये हम लोग जान लें। तो यहाँ पे कुछ मटेरियल्स हमको चाहिए, और क्या क्या मटेरियल्स होंगे वो हम यहाँ पे नोट कर लें। सबसे पहले हमको यहाँ पे टूथपिक चाहिए होता है, और इसके साथ ही हमको ग्लास स्लाइड चाहिए होता है, और मिथिलीन ब्लू भी चाहिए, और इसके अलावे हमको यहाँ पे एक कवर स्लिप भी चाहिए, और माइक्रोस्कोप। ओके, तो बिना माइक्रोस्कोप का हम किसी भी सेल को नहीं देख सकते, ये हम लोग जानते हैं। और माइक्रोस्कोप अवेलेबल है हमारे स्कूल के लैब में, ये भी हम लोग जानते हैं। ओके, तो ये एक ऐसा एक्टिविटी है जिसको हम अपने घर पे नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को अपना स्कूल जाना ही पड़ेगा, और वहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा माइक्रोस्कोप, जो कि नेसेसरी है इसके लिए। तो आइए हम लोग यहाँ पे प्रोसेस को समझ लेते हैं कि आखिर कैसे हम लोग को करना होगा, क्या होगा इसका प्रोसेस। ओके, तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, हम बड़े आसानी से हम इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं है, बस केवल सावधानी हम लोग को रखना है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, ये हम लोग जान लें। सबसे पहले हम लोग लेंगे टूथपिक, ओके, जो कि क्लीन होगा। और टूथपिक के हेल्प से ना हम जो अपना चीक है, ओके, इनर चीक है ना, इनर चीक को हम क्या करेंगे ना, स्क्रैच करेंगे जेंटली, धीरे धीरे। तो अपने माउथ को हम फैलाएंगे। ओके, और जो चीक का इनर पोर्शन है उसको हम क्या करेंगे ना, स्क्रैच करेंगे धीरे धीरे, ताकि टूथपिक के साथ ना जो सेल्स प्रेजेंट है वो उसके साथ स्टिक हो जाए, उसके साथ चिपक जाए। अब जब टूथपिक के साथ सेल्स उसके साथ आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, वो जो टूथपिक होगा उसको हम ग्लास स्लाइड के साथ रब करेंगे, ताकि जो सेल्स हैं हमारे चिक के वो ग्लास स्लाइड में आ जाए। ओके, इसके बाद क्या करना है, हम लोग को जो केमिकल है मिथिलीन ब्लू, ये हम लोग को डालना है 1 ड्रॉप। ओके, किस पे, ग्लास स्लाइड पे। और इसके बाद क्या करेंगे, हम बस कुछ देर के लिए हम छोड़ देंगे, लगभग 1 मिनट के लिए हम उसको छोड़ देंगे। ओके, तो 1 मिनट के लिए छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, जो कवर स्लिप होगा उसका हम यूज करेंगे, और फिर कवर कर देंगे। और इस तरह से कवर करेंगे ताकि उसमें एयर बबल्स ना जाए। ओके, वो बिल्कुल एयर फ्री हो। तो उसको हम कवर करेंगे, और इसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कहाँ पर, माइक्रोस्कोप के हेल्प से। तो हम लोग यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे ना, हम लोग देखेंगे कि वो जो सेल्स होगा उसका शेप कैसा होगा, पॉलीगोनल होगा। ओके, तो पॉलीगोनल शेप्स हम देखेंगे किसका, सेल्स का। और अब क्लस्टर में भी हो सकता है, क्लस्टर कहने का मतलब वो गुच्छों में होगा। ओके, आपस में एक साथ वो ग्रुप में होंगे। और इसके साथ जो सेल्स होंगे उसके बीच में हम लोग न्यूक्लियस को भी ऑब्जर्व कर पाएंगे। ओके, तो हमने ये देख लिया कि बहुत ही सिंपल स्टेप्स है ना, एनिमल सेल्स को देखने के लिए। और एनिमल सेल्स को देखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो अपना जो चीक है उसका सेल यूज़ कर रहे हैं। ओके, और अगला जो यहाँ पे एक्टिविटी है, इसमें हम प्लांट सेल को ऑब्जर्व करने के लिए सीखेंगे। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे ना, ऑनियन पील का यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या क्या मटेरियल चाहिए ये हम लोग थोड़ा नोट कर ले। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे ग्लास स्लाइड चाहिए, जो कि हमको एक्टिविटी 1 में भी हम लोग को चाहिए था।
और चूंकि ऑनियन पील का हम यूज करेंगे तो हमको ऑनियन भी चाहिए, तो दो चीज़ हो गया। और इसके साथ ही हमको केमिकल चाहिए जिसका नाम है सैफरीन, ओके, ये भी हमको चाहिए। और कवर स्लिप भी होना चाहिए होता है, और माइक्रोस्कोप तो चाहिए ही चाहिए। माइक्रोस्कोप के बिना तो हम सेल को देख ही नहीं सकते। तो ये कुछ मटेरियल्स है जो हमको चाहिए इस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए। अब ये भी एक्टिविटी बहुत ही सिंपल है, बड़े ही ईजी वे में हम इसको कर सकते हैं। और हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा वाटर भी चाहिए होगा, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, प्रोसेस क्या होगा ये हम लोग समझ लें। सबसे पहले हम लोग जो ऑनियन लिए हुए हैं ना, उसको हम लोग बीच से कट करेंगे, और बीच से कट करने के बाद जो ऑनियन का पील है अंदर से हम लोग निकाल लेंगे, ओके। ऑनियन पील हम लोग कहाँ से निकालेंगे, ऑनियन के अंदर से निकालेंगे, और फिर उसको हम कहाँ रखेंगे, वाटर के अंदर रखेंगे, ओके। अब वाटर के अंदर रखने के बाद हम क्या करेंगे, जो ऑनियन है उसका छोटा सा पील को हम ले लेंगे, यानी कि जो ऑनियन पील हमने निकाला हुआ है उसका एक छोटा सा पीस हमको चाहिए। हमको बहुत बड़ा ऑनियन पील नहीं चाहिए होता है। तो ऑनियन पील का हम स्मॉल पीस लेंगे और वो हम ग्लास स्लैब पे रख देंगे, ओके, जिसको हमने वाटर के साथ रख लिया था। और उसका एक छोटा सा टुकड़ा हम यहाँ पे ले लेते हैं, कहाँ पर, ग्लास स्लाइड पे ले लेंगे। और ग्लास स्लाइड पे लेने के बाद हम क्या करेंगे ना, उसमें से हम कुछ ड्रॉप्स है ना, 1 या 2 ड्रॉप हम डाल देंगे सैफरीन का, ओके। सैफरीन का डालने के बाद हम फिर से 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और फिर क्या करेंगे, उसको कवर स्लिप से हम कवर कर देंगे। और इसके बाद हमको ऑब्जर्व करना है कहाँ पर, तो माइक्रोस्कोप के अंदर। तो बिल्कुल सिंपल सा स्टेप्स है, ओके, हम इसको कर सकते हैं। लेकिन ये एक्टिविटी करने के लिए हमको स्कूल का लैब ही जाना पड़ेगा, क्योंकि घर पे ये सारी चीज़ों को हम कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ओके। तो जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर इसको हम ऑब्जर्व करेंगे तो बिल्कुल हम ऐसे ही ऑब्जर्व करेंगे जिस तरह हमको यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। ये देखिए, ये जो हम लोग दिखाया गया है इसी तरह का शेप हमको ऑब्जर्व करेंगे, ओके। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो बीच में आपको डार्क दिख रहा है ना, ये सब जो डार्क आपको दिख जाए यह क्या है ना, ये आपका क्या है ना, ये आपका न्यूक्लियस है, ओके। किसका, तो सेल के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। देखिए यहाँ पे नोट भी किया हुआ है। और ये अपना देख रहे हैं हम लोग, ये जो लाइनिंग देख रहे हैं ना, वो हमारा क्या होगा, सेल वॉल होगा। और जो सेल वॉल के अंदर जो पोर्शन होगा उसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। तो ये एक्टिविटी करना बिल्कुल आसान है, इसमें कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं है, बड़े ही आसानी से ये सारे एक्टिविटीज़ को हम कर सकते हैं। और ये चीज़ आप मार्क कर लीजिएगा, जिस तरह से बुक में हम लोग को पिक्चर दिखाया गया ना, सेम हम उसी तरह का ऑब्जर्वेशन देखते हैं जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देख रहे होते हैं। और ये हम लोग नोट करेंगे कि जो बीच का पोर्शन है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस। और ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये बाउंड्री लाइन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। और यहाँ पे साइटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर का जो लिक्विड होगा उसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे, ओके। तो ये भी हमने देख लिया सेल के पार्ट्स को। और अपना जो थर्ड पॉइंट है इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो यहाँ पे ना हमारा जो है ब्लड सेल्स को हम देखेंगे, ओके, टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ओके, टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन ब्लड, ओके। ब्लड में जो अलग अलग सेल्स हैं उसको हम देख सकते हैं, जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया। तो ये भी एक्टिविटी हम अपने लैब में ही कर पाएंगे। तो आइए हम इसको समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग को करना होता है। तो यहाँ भी कुछ डिफरेंट नहीं है, ओके। हम लोग को यहाँ भी ना स्लाइड प्रिपेयर करना पड़ता है, और इसके लिए हम लोग ब्लड का सैंपल लेते हैं और स्लाइड प्रिपेयर करते हैं। आप कभी गए होंगे जांच घर, तो आप वहाँ देखे होंगे कि जो लैब टेक्नीशियन होता है वो कैसे स्लाइड को प्रिपेयर कर रहा होता है ब्लड का सैंपल को कलेक्ट करके। तो बस उसी तरह से कुछ हम लोग को यहाँ भी करना होता है। तो स्लाइड को प्रिपेयर करने के बाद जब हम उसको देखते हैं माइक्रोस्कोप से, तो हम क्या देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर, ओके, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कलर होगा वो भी हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। जैसे रेड ब्लड सेल्स का कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है। और उसका शेप कैसा होता है, तो शेप होता है डिस्क शेप, ओके। डिस्क तो आप देखे हैं, है ना, राउंड शेप का होता है, ओके। तो जस्ट उसी तरह का डिस्क शेप का होता है क्या, रेड ब्लड सेल्स। तो हम लोग यहाँ पे ये नोटिस कर लिए कि जो अपना रेड ब्लड सेल होगा उसका शेप कैसा होगा, डिस्क शेप का होगा, और वो रेड कलर का होगा, ओके, बिल्कुल रेड कलर का। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिखाया गया हम लोग को पिक्चर में, ये रेड कलर के जो आप पार्ट को देख रहे हैं ये क्या है, अपना रेड ब्लड सेल्स है। और इसके बीच में ना, जब बीच का पोर्शन आप देख पा रहे हैं इधर से, ये सारे जो है ना वो क्या है, हमारे लिक्विड है। और उसके अंदर भी कुछ आपको
स्ट्रक्चर दिख रहा है थोड़ा सा धुंधला टाइप का, ओके, वो सब स्ट्रक्चर क्या है, वो हमारा है तो वाइट ब्लड सेल्स, ओके। और वो उसका शेप कैसा होता है, तो अमीबा लाइक, है ना, अमीबा लाइक शेप होता है, यानी सर्कुलर शेप का नहीं होता है। ये हम लोग ये नोटिस करेंगे। तो अमीबा का शेप कैसा होता है ये तो आप जानते ही हैं ना। अमीबा का शेप बिल्कुल इस तरह से होता है ना, शेप, ओके, लाइक दिस। और ये हो गया वाइट ब्लड सेल्स का शेप। तो हम लोगों ने यहाँ पे दोनों नोटिस कर लिया, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स, ओके। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और इंटरेस्टिंग भी होगा। ये टॉपिक है हमारे पास पार्ट्स ऑफ अ सेल। जो सेल हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप के अंदर, ओके, ये बहुत ही छोटा है, आप जान रहे हैं। अब जो सेल्स है ना, इसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। वो सारे पार्ट्स के नेम को हम लोग यहाँ पे लर्न करेंगे और समझ लेंगे। तो आइए यहाँ पे हम लोग पिक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक सेल को हम लोग को दिखाया गया है, ओके। अब देखिए इसका जो आउटर लाइनिंग आप देख रहे हैं ना, ये बाउंड्री है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। आप लर्न करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल का जो आउटर बाउंड्री है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी मटेरियल आप देख रहे हैं, ओके, इसके अंदर के जो भी मटेरियल को आप देख रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ओके। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, क्या लिखा हुआ है, प्रोटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर जो भी मटेरियल है वो सब के सब हमारे क्या कहलाएंगे, प्रोटोप्लाज्म कहलाएंगे। और ये आउटर कवरिंग, ये आउटर लेयर से कवर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ओके। अब जो सेल का इंटरनल पार्ट है ना, अंदर का जो भी पार्ट है सेल का, उसको हम क्या कर सकते हैं, टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो हम कह देंगे साइटोप्लाज्म और दूसरा पार्ट को हम कह देंगे न्यूक्लियस। तो आप यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस को दिखाया गया है बीचों बीच में, ओके। ये देखिए ये हमारा क्या है ना, न्यूक्लियस है। और इसके चारों तरफ जो भी मटेरियल्स को आप देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा साइटोप्लाज्म। तो आपने ये यहाँ पे समझ लिया कि साइटोप्लाज्म क्या होता है और न्यूक्लियस क्या होता है। तो ये जो दोनों नाम हम ले रहे हैं ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म का ही पार्ट है, ओके। तो अब अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियस को छोड़ दें, ये जो बीच वाला पार्ट है इसको तो हम न्यूक्लियस कह रहे हैं। अगर न्यूक्लियस को छोड़ दें और न्यूक्लियस के बाहर जो भी मटेरियल है अगर हम उसकी बात करें तो वो हमारा क्या कहला रहा है, वो तो हमारा साइटोप्लाज्म कहला रहा है। अब साइटोप्लाज्म में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए स्पष्ट लिखता है, साइटोप्लाज्म द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल, ओके। तो ये जो सेल ऑर्गेनल्स है ना, ये क्या करते हैं, ये अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ना, वो अपना अलग अलग एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। हम इसके बारे में आगे देखेंगे, ओके। अब आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, तो आप सिंपल सा बोलेंगे कि साइटोप्लाज्म जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, उसी को तो हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, ओके। और सेल ऑर्गेनल्स में क्या क्या हैं तो हम नेक्स्ट पेज में यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए बताया गया है सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, ओके। तो इसको तो हम नेक्स्ट देखेंगे। अभी हम आगे यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, जो कि बात किया गया है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन। तो अभी ना सेल मेम्ब्रेन क्या है आप देखिए। अभी हमने क्या देखा कि ये जो सेल है इसको ना हम लोग कितने पार्ट में बांट दिए, एक तो न्यूक्लियस ले लिए, ओके, और इसका एक आउटर कवरिंग लिए जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो अभी हम पहले सेल मेम्ब्रेन को देखेंगे और इसके बाद थोड़ा सा हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में और इसके बाद थोड़ा सा हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। तो आइए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो अभी हमने क्या देख लिया ना, सेल का जो आउटर पार्ट है, आउटर कवरिंग या तो लेयर कह लीजिए, उसी को तो हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस करेंगे, ओके, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसको हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आप लर्न करेंगे। आप सेल मेम्ब्रेन कहिए या तो फिर आप सेल मेम्ब्रेन कहिए या तो फिर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए, दोनों का मीनिंग सेम हो रहा है, ओके। तो हमने ये जान गया कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन जो है ना
ये हमारा होता है आउटर कवरिंग। ओके, तो आउटर कवरिंग जो है सेल का वो हमारा सेल मेम्ब्रेन कहलाएगा। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो कहलाता है न्यूक्लियस और दूसरा कहलाता है साइटोप्लाज्म, जिसको हमने अभी यहाँ पे ऊपर देखा, ये देखिए है ना। ये जो अपना प्रोटोप्लाज्म है ये क्या है ना 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, पहला तो हो गया साइटोप्लाज्म और दूसरा हो गया न्यूक्लियस। ये बीच का पार्ट न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावे जो पार्ट बच गए वो हमारा क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो यही बात यहाँ पे फिर से रिपीट किया गया है। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन करेगा कि सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है ना, ये क्या काम करता है सेल में। तो इसका मेन फंक्शन है कंट्रोल करना। क्या कंट्रोल करना, तो जो भी मटेरियल होंगे, जो सब्सटेंसेस होंगे वो सेल के अंदर एंट्री करे और सेल से बाहर हो। ओके, इसको ये कंट्रोल कर रहा होता है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखता है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेल। ओके, सेल को जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से सब्सटेंसेस को ये एग्जिट करता है तो फिर उसमें एंट्री होने देता है। और इसका कंट्रोल किसके हेल्प से होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हेल्प से ही हो रहा होता है। ओके, अब यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट है, इसको हम जरूर याद रखेंगे। जैसे अगर प्लांट सेल हुआ, ओके प्लांट सेल है ना, तो उसमें क्या होगा, प्लांट सेल और उसके साथ ही साथ फंगी एंड बैक्टीरिया ये भी इसमें इंक्लूड होगा। तो उसमें क्या होगा ना, एक एडिशनल आउटर कवरिंग होगा जिसको हम कहेंगे सेल वॉल। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी ना आपसे पूछेगा कि सेल वॉल है ना एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं, सेल वॉल जो है ना वो प्लांट सेल में पाया जाता है। और यहाँ पे स्पष्ट लिखता है, आप देखिए द सेल वॉल इज एन इम्पॉर्टेंट कवरिंग इन प्लांट सेल्स, है ना। प्लांट सेल्स में एक इम्पॉर्टेंट कवरिंग है। ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन टू द सेल अगेंस्ट वेरिएशंस इन द एनवायरनमेंट। ओके, और आगे कहता है इट आल्सो गिव्स अ डेफिनेट शेप, साइज एंड सपोर्ट टू द सेल। तो हम यहाँ पे ये नोट कर लेंगे ना कि जो प्लांट सेल्स हैं उसमें एक एडिशनल आउटर कवरिंग होता है और उस एडिशनल आउटर कवरिंग को हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। अब यहाँ पे सेल वॉल का अगर फंक्शन पूछा जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो है ना प्रोटेक्शन का काम कर रहा होता है और साथ ही साथ ये डेफिनेट शेप देता है, साइज देता है और सपोर्ट करता है किसको, सेल को। तो ये तो था हमारा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। आगे हमारे पास है साइटोप्लाज्म। तो अभी ना सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो पार्ट है ना, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म को 2 पार्ट में हमने बांट दिया, पहला तो हो गया साइटोप्लाज्म और दूसरा हो गया न्यूक्लियस। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्लियर बातों में क्लियर स्पष्ट कर दिया यहाँ पर, द पोर्शन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म लेइंग इनर टू द सेल मेम्ब्रेन बट आउटसाइड द न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर का जो पार्ट होगा उसी को हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। यानी कि आप यूँ कह दीजिए कि आप न्यूक्लियस को छोड़ दीजिए और ये जो अपना बाहर का मेम्ब्रेन है उसके बीच में जो पोर्शन बन रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। अब ये क्या काम करता है, तो आप देखेंगे कि जितने भी सेल के एक्टिविटीज हैं उसके लिए ये ग्राउंड सब्सटेंस की तरह काम कर रहा होता है। और ये बना किससे होता है, तो इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन्स, ओके, विथ ए लार्ज पोर्शन ऑफ वाटर। और इसमें से वाटर भी प्रेजेंट हुआ करता है। ऑल these components work together to provide a unique living nature to the protoplasm. Okay, तो ये जो सारे सब्सटेंसेस हैं ये सभी मिल करके ना क्या बनाते हैं, यूनिक है ना लिविंग नेचर बनाते हैं किसको, प्रोटोप्लाज्म को। अब हम लास्ट अगर पार्ट की बात करते हैं तो ये हमारे पास है न्यूक्लियस। तो आइए हम न्यूक्लियस की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो न्यूक्लियस हो गया, आप कह सकते हैं कि ये बीच का पोर्शन है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। देखिए सेल का ये ना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इट जनरली लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल, हाउएवर इन सम केसेस इट मे आल्सो ऑकर पेरिफेरल पोजीशन। देखिए पेरिफेरल पोजीशन कहने का मतलब क्या हो रहा है, पेरिफेरल पोजीशन कहने का मतलब हो रहा है कि सेंट्रल पार्ट को छोड़ करके ये थोड़ा सा साइड में भी
हो सकता है किसी किसी केस में। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो सेल में जितने भी एक्टिविटीज होते हैं वो न्यूक्लियस के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया। अब जो न्यूक्लियस होता है ना वो भी एक सराउंडेड होता है मेम्ब्रेन से, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, तो न्यूक्लियस जो है ना एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है, सराउंडेड है, उसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये भी हम लोग लर्न करेंगे, चूंकि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर है, कौन, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर का जो भी सब्सटेंस होगा ना उसको हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। किसका प्रोटोप्लाज्म? तो न्यूक्लियर का, है ना। अब चूंकि ये न्यूक्लियर का प्रोटोप्लाज्म होगा इसलिए हम इसको कह देंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कह देंगे इसको हम? न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो हमला कहलाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ पे जितने भी नेम आ रहे हैं ना ये सारे नेम को आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए समझिए, एक एक वर्ड का आप मीनिंग को समझ लीजिएगा। ओके, इट हैज अ थ्रेड लाइक नेटवर्क कॉल्ड क्रोमेटिन। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ना उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात की गई उसको अब ध्यान दीजिएगा। व्हेन द सेल इज रेडी टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड होता है तो क्या होता है ना, दिस क्रोमेटिन है ना कंडेंसेस टू फॉर्म थिकर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। देख लीजिए ये जो क्रोमेटिन है उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। कब? जब सेल डिवाइड होने के लिए रेडी हो जाता है तो ये जो क्रोमेटिन है ना वो कंडेंस हो जाते हैं और थीकर हो जाते हैं। थीकर मतलब तो आप समझ रहे हैं, थीकर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। अब ये देखिए ये जो क्रोमोसोम है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज क्रोमोसोम्स आर द स्ट्रक्चर्स responsible for the characters inherited by one generation from the earlier generations। यानी जो भी लिविंग बीइंग है ना उसका जो कैरेक्टर होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रहा होता है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो ये क्रोमोसोम्स। ओके, तो ये जो कैरेक्टर्स है उसको हम क्या कह रहे हैं ना? जीन्स कह रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट की यहाँ पे बात की गई है। अब यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है राइट साइड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से लर्न कर लेंगे। कहता है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल डिफर्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, सम आर शॉन बिलोज। देखिए एक तरफ ऑर्गेनिज्म के नेम दिए गए हैं और दूसरे तरफ से ना उसके सेल में कितने क्रोमोसोम्स होंगे ये बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे मेन में कितने बताए गए हैं? तो 46। उसी तरह से डॉग में कितने? 78, और पिजन में 80, और यहाँ पे ईस्ट में है 32, और वीट में कितना है? 42। तो ये आप टेबल को लर्न करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा शुरू हो रहा है वो है अगला टॉपिक सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेसन में देखेंगे। हम लोग लास्ट पर अगर आपको यहाँ पे पढ़ लेते हैं, मेनी स्मॉल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द सेल, दीज are equivalent to the organs of the body, hence they are named as cell organelles। ओके, तो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेसन में जानेंगे। तो आज के वीडियो लेसन में बस इतना ही। सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स। आल्सो डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वाचिंग। हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।